हेलो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाजी एंड राम एंड रवि की फ्रॉम द रिसाइटल्स मे 2022। ये किसके बारे में है? सोफिया के बारे में है। सोफिया क्या है? सोफिया एक स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसे नासा ने अनाउंस कर दिया है कि इसका ऑपरेशन सब जो है हम बंद करेंगे। नोट करने की बात है कि ये कहाँ पर ऑपरेट करती है? इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो सोफिया जो है वो इंस्टॉल किया गया है बोइंग 747 SP एयरप्लेन के अंदर में, और ये एक एल्टीट्यूड 38,000 से 45,000 फीट अबव जो है सरफेस के ऑपरेट करती है। इसमें 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगा हुआ है। अगर बात करें इस प्रोग्राम के बारे में तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम है किसके बीच में? नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर जो कि DLR है। सोफिया ने अपना ऑपरेशंस 2014 में स्टार्ट किया था और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि ऑब्ज़र्व करें वैसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को जो कि सिर्फ आपका फार इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें अचीवमेंट्स ऑफ सोफिया, तो अचीवमेंट्स ऑफ सोफिया क्या है? इसने डिस्कवर किया था हीलियम हाइड्राइड को। और हीलियम हाइड्राइड क्या है? पहला मॉलिक्यूल जो कि यूनिवर्स में फॉर्म हुआ था अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो, और ये डिस्कवरी हुई थी 2019 में। इसने डिस्कवर किया है H2O मॉलिक्यूल को भी, जो कहाँ पे? मून पे। और मून के किस पार्ट में? तो वैसा मून का वो पार्ट जो कि सन को फेस कर रहा है। तो दो पार्ट है मून का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसने डिस्कवर किया वाटर मॉलिक्यूल को, वो सन फेसिंग साइड में है या सन फेसिंग साइड के में नहीं है? तो ये सन फेसिंग साइड में है। इसने आइडेंटिफाई किया है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न कहाँ पे? जुपिटर में। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को भी मैपिंग किया है किसके अंदर में? G47 के अंदर में। और G47 क्या है? मिल्की वे का स्पाइरल आर्म है। एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम सोफिया ही है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे डेवलप किया है हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने, और इसको सिटीजनशिप स्टेटस दिया गया है सऊदी अरेबिया के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पोर्टेबल डिवाइस दैट टर्न्स सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। ये एक तरह का डिवाइस है जो कि पीने योग्य पानी बना देता है। किस पानी को? तो सी वाटर को। तो MIT ने यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डिस्कवर किया है एक पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट। तो डीसैलिनेशन क्यों? बिकॉज सॉल्ट रिमूविंग प्रोसेस होगा। ये एक ओशन से पानी जो ले रहे हैं तो उसमें वो नॉर्मली क्या होगा? सैलाइन होगा। तो उसको डीसैलाइन करना, इसी कारण इस यूनिट का नाम रखा गया पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट। और ये रिमूव कर सकता है पार्टिकल्स और सॉल्ट्स किस चीज़ के लिए? ताकि जनरेट कर सके ड्रिंकिंग वाटर को। डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इसका साइज़ क्या है? पोर्टेबल है यानी कि सूटकेस साइज्ड है। और ये ऑपरेट कैसे करता है? तो एक सेल फोन, ये काफ़ी कम पावर यूज़ करता है और काफ़ी कम पावर यूज़ करता है, और ये इवन एक सेल फोन चार्जर से भी कम पावर में ऑपरेट हो सकता है। नेक्स्ट है, इसे हम लोग सोलर पैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है पोर्टेबल वाटर का यानी कि पानी का, जो ये जनरेट करता है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एक्सीड करती है। बात करेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो ये वर्क करता है एक टेक्निक से जिसको हम लोग कहते हैं आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। तो आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या है? इसमें फिल्टरिंग ना करके हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड है इंक्लूडिंग जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं,
ये सारे रिपेल्ड हो जाते हैं जितना जल्दी हो सकते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, फ़िल्टरिंग हम लोग नहीं करते हैं। किसमें? आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन में। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं इन आयन्स, यानी कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये सारे सेपरेट हो जाते हैं खुद ब खुद। जब ये खुद पार्टिकल्स अपने में सेपरेट होने लगते हैं तो साथ ही साथ ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को भी एक दूसरे से अलग करके ये सेपरेट कर देते हैं, यानी कि उस वाटर में से ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स क्या होंगे, ये जाकर कैथोड या एनोड पे जमा हो जाते हैं। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स को फनल कर दिया जाता है सेकेंड स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक और स्ट्रीम रहता है पानी का, उसमें इनको पास आउट कर दिया जाता है, और उसके बाद में इनको इवेंचुअली डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है कंटेनिंग द पार्टिकल्स, जो कि यूज़फुल नहीं है और जो कि ऐसा प्रॉपर्टी नहीं ग्रांट करता है ताकि पानी पोर्टेबल हो, उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो रिमूव कर देता है सॉलिड्स को, और ये अलाउ करता है कि क्लीन वाटर को पास करे जो रिक्वायर्ड चैनल है या जो मीडियम दिया रखा है उसमें से क्लीन वाटर फ्लो करता है। आते हैं बात सिग्निफिकेंस की, तो ये एलिमिनेट करता है एक तो रिप्लेसमेंट फ़िल्टर्स की ज़रूरत को, दूसरा ये डिप्लॉय किया जा सकता है रिमोट एरियाज़ में, तीसरा है इट कैन बी यूज्ड टू एड रेफ्यूजीज़। तो ये सारा तो बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट आते हैं शुक्रयान मिशन पे। तो शुक्रयान मिशन क्या है? शुक्रयान मिशन किसका है? सबसे पहले इसरो का है, और ये इसरो प्लान कर रही है कि ये शुक्रयान मिशन को लॉन्च करे दिसंबर 2024 में, और ये इंडिया का फर्स्ट वीनस मिशन है, शुक्रयान 1, यानी कि वीनस तक हम लोग जाएंगे तब 2024 दिसंबर में। मिशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें प्लान किया जा रहा है कि एक ऑर्बिटर को भेजा जाएगा, कहाँ पे? वीनस पे भेजा जाएगा, ताकि उसका स्टडी कर सके सरफेस को और एटमॉस्फेयर को। जो सैटेलाइट है उसको कौन सा रॉकेट पे भेजा जाएगा? तो GSLV Mk2 रॉकेट पे भेजा जाएगा। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है एक तो इन्वेस्टिगेट करना सरफेस प्रोसेसेस को, और शैलो सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी को, यानी कि सरफेस में वीनस का सरफेस पे जो प्रोसेसेस अकर कर रहा है उसको ये स्टडी करेगा, और सब सरफेस यानी कि सरफेस के नीचे होने वाले एक्टिविटीज़ को भी ये स्टडी करेगा। सोलर विंड इंटरेक्शन विथ वेन्यूशियन एनोस्फेयर, यानी कि सोलर विंड किस तरह वीनस के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। और वीनस का अपना एनोस्फेयर है, जैसे कि अर्थ का भी एक एनोस्फेयर है, वैसे वीनस का एक एनोस्फेयर है, तो उसमें सोलर विंड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। स्टडी करना स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और डायनामिक्स को, किस चीज़ के? वीनस के एटमॉस्फेयर को। तो सिंपल सा है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सरफेस को स्टडी करना, सब सरफेस बिहेवियर को स्टडी करना, आयनोस्फेयर को स्टडी करना वीनस का, और एटमॉस्फेयर को स्टडी करना किसका? वीनस का। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और डायनामिक्स को। डायनामिक्स क्या हो गया? डायनामिक्स हो गया पैटर्न ऑफ मूवमेंट। वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर है तो क्या वहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड विथ चेंज, उसको हम लोग डायनामिक्स से रिलेटेड करेंगे। और मोशन। सिग्निफिकेंस इस मिशन का क्या है? तो अगर वीनस को स्टडी कर लेते हैं तो साइंटिस्ट को पता ये चल जाएगा कि अर्थ के जैसा प्लैनेट किस तरह इवॉल्व किया है, और किस तरह का कंडीशन एग्जिस्ट करता है अर्थ के साइज़ के एक्सोप्लैनेट्स में। दूसरा है कि ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को ताकि मॉडल कर सके अर्थ का क्लाइमेट, और ये सर्व करेगा एज अ कॉशनरी टेल बाकी किस तरह ड्रामेटिकली एक प्लैनेट का क्लाइमेट चेंज कर सकता है।
चैलेंजेस क्या है इस मिशन का? इस मिशन का एक चैलेंज ये है कि जो एयर प्रेशर है वेनस पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 90 टाइम्स हायर देन द प्रेशर एट सी लेवल ऑन अर्थ। तो अर्थ के सी लेवल से 90 टाइम्स हायर होता है यहाँ पे एयर प्रेशर। और दूसरा जो है टेम्परेचर इन वेनस ये रीच कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन। ऑब्वियसली ये सन के नज़दीक है तो टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो अराउंड 870 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक ये रीच कर सकता है। अब बात करें इसके एटमॉस्फेयर की, तो ये बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से और ये कॉज करता है एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो कि वार्म करते हैं इसके सरफेस को। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करें वीनस को मार्स से, तो वीनस का एटमॉस्फेयर थिक है और विजुअल इमेजिनिंग पेलोड्स विल नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सबसर्फेस टोपोलॉजीज। तो ये एक टेक्निकल थिंग है कि पेलोड्स होता है, पेलोड्स मतलब कि जो सैटेलाइट्स कैरी करते हैं अपने साथ में इक्विपमेंट्स, तो वो बोलता है कि वैसा इक्विपमेंट्स जो कि विजुअल को इमेजिन करता है, विजुअल को प्रेडिक्ट करता है, ये हेल्प नहीं कर सकता है, मे नॉट हेल्प। ठीक है, तो ये हेल्प नहीं कर सकता है टू डिटरमाइन द सब सरफेस टोपोलॉजीज, यानी कि सरफेस के नीचे में होने वाली क्रियाओं को ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द शुक्रयान मिशन। तो शुक्रयान मिशन का क्या है, तो ये वीनस के लिए एक मिशन है और इसरो इसे प्लान्स कर रहा है लॉन्च करने का इन दिसंबर 2024। ये ऑर्बिटर भेजेगा वीनस को और उसके प्लैनेट के सरफेस को एनालाइज करेगा, एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा। जो रॉकेट इस्तेमाल होगा वो होगा GSLV Mk2 रॉकेट और ऑब्जेक्टिव इस मिशन का सिंपल है ताकि सरफेस को स्टडी करे, सब सरफेस को स्टडी करे और उसके एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करे, साथ ही साथ सोलर विंड इंटरेक्शन को भी स्टडी करें। सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस यही है कि साइंटिस्ट को पता चल जाएगा कि अर्थ साइज़ एक्सो प्लैनेट्स में पहले किस तरह का कंडीशंस होता था और किसी तरह का अगर रेड अलार्मिंग सिचुएशंस होगा तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। चैलेंजेस जो है इस मिशन का वो ये है कि वेनस जो है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, एक तो 870 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है और वेनस का जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, इस कारण वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। दूसरा वहाँ पे एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 90 टाइम्स, जो कि हायर है प्रेशर एट सी लेवल ऑन अर्थ। और अगर मार्स के कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थिक एटमॉस्फेयर है, इसीलिए यहाँ पे जो विजुअल इमेजिनिंग पेलोड्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरे अपकमिंग वीनस मिशंस की बात करें, ये सारे हैं नासा का दा विंसी मिशन और ये लॉन्च होगा बिटवीन 2028 एंड 2030। ये भी एक ऑर्बिटर है और एक एटमॉस्फेरिक डिसेंट प्रोब यूज़ करेगा। नासा का वेरिटास ऑर्बिटर जो कि लॉन्च होगा, ये भी 2028 और 2030 के बीच में लॉन्च होगा। एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एनविशन मिशन, तो ये लॉन्च होगा नो अर्लियर देन 2031। ये काम करेगा क्या, कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज़ ऑफ वीनस। तो इसमें ये तीनों का मिशन का सिर्फ नाम इम्पॉर्टेंट है, किस पर्पज़ से है अगर आएगा भी क्वेश्चन तो। नासा का दा विंसी मिशन, नासा का वेरिटास मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ का एनविशन मिशन, ये तीनों सफिशिएंट हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ के लिए, वीनस मिशंस के लिए, दा विंसी, वेरिटास और एनविशन। अगर वीनस की बात करें तो ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी कि इसका जो सरफेस है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज इसका साइज़ और डेंसिटी अर्थ के ही बराबर है। इसमें एक भी मून्स नहीं है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि इवन दो मरकरी इज़ क्लोजर टू द सन, कि मरकरी क्लोज है सन से, स्टिल वाई वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, इसका आंसर बताइएगा। इट्स रिलेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हिंट है। और ये रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस बैकवर्ड, तो नॉर्मली ये अपने एक्सिस में बैकवर्ड रोटेट करता है और मोस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स वो
एक्सिस में फॉरवर्ड रोटेट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। मंकी पॉक्स ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये बोलता है कि यूनाइटेड किंगडम अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है मंकी पॉक्स का केस को। तो मंकी पॉक्स है क्या? ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स, और इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है स्मॉल पॉक्स से क्योंकि ये जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं इसमें इनलार्ज्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि स्मॉल पॉक्स में लिम्फ ग्लैंड्स इनलार्ज नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लिम्फ ग्लैंड्स इनलार्ज रहते हैं। अब ये टाइप ऑफ डिजीज़ कैसा है? तो ये ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि वैसा डिजीज़ जो कि एनिमल्स से होता है, ओके, और एनिमल्स से ट्रांसमिशन होता है ह्यूमंस में। इसका नेचुरल होस्ट है वायरस, और इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया जा सका है। ये वायरस इन्फेक्शन कहाँ से आया है? तो ये स्क्विरल में भी डिटेक्ट किया गया है, गैम्बियन पोस्ट रैट्स में भी डिटेक्ट किया गया है, डॉर्मस में भी डिटेक्ट किया गया है, और कुछ स्पेसीज़ हैं मंकीज़ का उनमें भी डिटेक्ट किया गया है। एक बार फिर से ये स्क्विरल्स में डिटेक्ट किया गया है, गैम्बियन पोस्ट रैट्स में डिटेक्ट किया गया है, डॉर्मस और मंकीज़ के कुछ स्पेसीज़ में डिटेक्ट किया गया है। पहली बार ये इन्फेक्शन को 1958 में डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद जो पहला ह्यूमन केस है उसे रिकॉर्ड किया गया था 1970 में। कहाँ पे? इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो अभी तक कोई सेफ प्रूवन ट्रीटमेंट तो है नहीं इसके लिए, लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स, जो कि डिपेंड कर रहा है सिम्टम्स पे, यानी कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। जैसा जैसा सिम्टम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं ल्यूपस में। व्हाट इज़ ल्यूपस? तो ल्यूपस एक लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये क्या करता है कि बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इसमें क्या होता है? हाइपर एक्टिव हो जाता है और अटैक्स करता है हेल्दी टिश्यूज़ को। और भी बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो MS में भी आपका बॉडी जो होता है खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के बॉडी को ही इम्पैक्ट करने लगता है, अफेक्ट करने लगता है और हेल्दी टिश्यूज़ को मारने लगता है, ठीक है। तो जो सिम्टम्स है इसका क्या रेंज करेगा? फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, और ये इंक्लूड करता है इन्फ्लेमेशन किसका? जॉइंट्स का, किडनीज़ का, स्किन का, ब्लड का, सेल्स का, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स का। यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो मोस्टली ये क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और इन्फ्लेमेशन ऑलमोस्ट देख रहे हैं सारे जो प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं बॉडी के उसमें हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो ये चीज़ फेल कर देता है अंडरस्टैंड करने से कि मुझे अटैक किस पे करना है, बॉडी को किससे बचाना और बॉडी को अटैक किस पे नहीं करना है। तो ये बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को ही क्या समझ लेता है? ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को ही अपना टारगेट समझ लेते हैं और उन पे अटैक करके उनको ख़त्म करने लगते हैं। एग्जैक्ट कॉज जो होता है इस डिज़ीज़ का वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसको सस्पेक्ट किया गया है कि ये कुछ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि जीन्स, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट। और ये डिज़ीज़ जो है ये डिफ़िकल्ट हो सकता है डायग्नोस करने का, बिकॉज इट्स साइंस एंड सिम्टम्स ऑफन मिमिक दोज ऑफ द अदर एलिमेंट्स। तो जो वर्ल्ड ल्यूपस डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 10th में, और इसका पर्पस है कि जनरेट कर सके अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज़। तो याद रखना है कि ल्यूपस है क्या? ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है? इसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है बॉडी का कम्प्लीटली एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है और हेल्दी टिश्यूज़ को टारगेट करता है। इसका बहुत सारा इम्पैक्ट्स हैं और मेनली है वो इन्फ्लेमेशन, और एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, और वर्ल्ड ल्यूपस डे 10th में को सेलिब्रेट होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट ल्यूपस। टिश्यू कल्चर के बारे में बात करें तो अपेडा यानी कि जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने कंडक्ट किया है एक ऑनलाइन सेमिनार जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स सच एज फॉलिएज, लाइव प्लांट्स, कट फ्लावर्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। तो प्रमोशन करना है इनको टिश्यू कल्चर प्लांट्स का, और क्या चीज़ में प्रमोशन करना है ताकि इसका हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। जो ऑनलाइन सेमिनार हुआ था वो किसके साथ हुआ था? DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में हुआ था। और DBT का क्या काम है? तो DBT जो है वो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ को एक्रेडिटेशन देता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस सेमिनार का? तो ये है ताकि ये बूस्ट किया कर सके जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं उसका एक्सपोर्ट्स को। तो मेनली ये याद रखना है कि इसको किसने किया था, तो अपेडा ने किया था। इस सेमिनार का नाम अगर याद हो सके तो इट इज़ गुड, लेकिन इतना लंबा सा है, ऐसे भी आएगा तो याद ही रहेगा, सबसे लंबा वाला को टिक मार्क कर देना। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टिश्यू कल्चर सच एज फॉलिएज, लाइव प्लांट्स, कट फ्लावर्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। ऑब्जेक्टिव इसका इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ये है कि बूस्ट करना है एक्सपोर्ट्स को जो कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स से बने हुए हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि लैब ग्रोन होता है टिश्यूज़ का, और फिर प्लांट्स तैयार किया जा सकता है, उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, ये है। और ये सेमिनार किसके साथ में हेल्ड हुआ था? तो DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DBT का काम क्या है? ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। आते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट्स के बारे में। इट इज़ द इन विट्रो aseptic culture of cells, tissues, organs or whole plants under controlled nutritional and environmental conditions, often to produce the clones of plants। तो प्लांट्स का क्लोनिंग किया जाता है लेबोरेटरीज़ में अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। और इन विट्रो एसेटिक कल्चर क्या आता है? किसका? सेल्स का, टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का। एक इन विट्रो होता है, एक एक्स विट्रो होता है। अब बात करें आगे का, ये जो टेक्नोलॉजी है ये वाइडली यूज़अप होता है फॉर लार्ज स्केल प्लांट मल्टीप्लिकेशन। तो प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन के टाइम में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। किसको? टिश्यू कल्चर को। याद रखना है टिश्यू कल्चर क्या होता है? इन विट्रो होता है। इसका पर्पस होता है प्लांट्स को रेप्लिकेट करना या उनका क्लोन्स को बनाना, और जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होना है या मल्टीप्लिकेशन करना है प्लांट्स को, तब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया सकता है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है ताकि प्लांट्स को हम लोग प्रोपगेशन कर सकें, डिजीज़ को हम लोग हटा सकें, जो प्लांट का इम्प्रूवमेंट है उसको ला जा सके, और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एप्लीकेशन अगर की बात करें तो बेसिक रिसर्च है। एप्लीकेशन क्या क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर का? तो ये क्या है? बेसिक कवर्स करता है कॉन्सेप्ट्स को इन अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी, कंसिडरिंग द मॉलिकुलर पाथवेज इन प्लांट सेल्स। एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं? तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है प्रिजर्व करेगा एलीट जर्म प्लाज्म्स को फॉर लॉन्गर टाइम। कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं? तो कमर्शियल एप्लीकेशंस इसका इंपॉर्टेंट आता है जैसे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन और वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूडिंग जेनेटिक इंटरफेरेंस। तो जीन्स से हम लोग एक न्यू जीन्स बनाते हैं, या जीन्स से हम लोग वो चीज़ को हटा देते हैं जिससे कि प्लांट्स में कुछ डिजीज़ आता है या प्लांट्स को कोई पेस्ट अफेक्ट ना कर पाए, तो जीन्स का इसमें ऑल्टरेशंस होता है, ठीक है। The most important application of plant tissue culture is the production of pharmaceuticals, medicinal and other industrially important compounds। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये देखो, एक तो टिश्यू कल्चर को हम लोग यूज़ ही क्यों करते हैं? ताकि प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ हो सके इन एवरी टर्म्स, उसके नंबर्स में, उसका हेल्थ स्टैंडर्ड में, उसका न्यूट्रिशनल एडवांटेज में, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए। और दूसरा है ताकि प्लांट्स को हम लोग यूज़ कर सकें फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिनल्स में और अदर
इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में उसका यूसेज किया जा सके। तो ये है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें अगर बात किया जाए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये एक्रेडिट करता है किसको, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ को। एक तो ये है, और टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो एक ये इन वाइट्रो एसेटिक कल्चर होता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लैब के अंदर में टिश्यूज़ को बनाया जाता है, प्लांट्स के टिश्यूज़ को क्लोन्स बनाया जाता है या उनका रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। और बाकी इनका एप्लीकेशंस हैं, तो बेसिक रिसर्च है, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर का, तो सिग्निफिकेंस यही है कि एक सिंगल एक्सप्लांट से हम लोग सेवरल थाउजेंड प्लांट्स बना सकते हैं, या समझिए ऐसे कि एक सिंगल टिश्यू से हम लोग सेवरल थाउजेंड टिश्यूज़ बना सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है टिश्यूज़ का, और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है, और ये रिस्पेक्टिव होता है सीज़न और वेदर के, ठीक है। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग ये किया कर सकते हैं। एक और सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो स्पेसीज़ जो कि इंडेंजर्ड हैं या थ्रेटेंड हैं या रेयर हैं, उन सबको हम इसके थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, और वैसे स्पीसीज़ को हम लोग सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं और किया भी जा चुका है, ठीक है। चैलेंजेस की अगर बात करें तो पावर कॉस्ट इसमें इंक्रीज़ कर रहा है, लो एफिशिएंसी लेवल्स स्किल्ड वर्कफोर्स का इसमें है, फिर कंटामिनेशन इश्यूज़ आता है लेबोरेटरीज़ में, ये सारे लेबोरेटरीज़ के साथ में होता है। बात करें लो एफिशिएंसी लेवल्स की, ये भी एक जनरलाइज्ड पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइक्रो प्रोपेगेटेड प्लांटिंग मटेरियल, कॉस्ट बढ़ते जा रहा है जो छोटा छोटा प्रोपेगेटेड प्लांटिंग मटेरियल्स हैं। लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन इन हार्मोनाइज सिस्टम कोड, और objections raised by forest and quarantine department which are posing challenges in the export of live planting materials। तो ये हैं दो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन इन द हार्मोनाइज सिस्टम कोड। तो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ अ हार्मोनाइज सिस्टम कोड। तो हार्मोनाइज सिस्टम कोड में इंडियन प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, अगर दूसरे नेशंस उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो हार्मोनाइज सिस्टम कोड को वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो हार्मोनाइजेशन तुम्हारा अगर होगा तभी उसको वो इंपोर्ट होने देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वीट का कुछ कंट्रीज़ ने बहिष्कार किया है कि हम वीट को इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसमें तरह तरह का वायरस हो रहा है। ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय फॉरेस्ट और क्वारंटीन डिपार्टमेंट, तो वे पोजिंग चैलेंजेस इन द एक्सपोर्ट। तो फॉरेस्ट और क्वारंटीन डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो भी ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहे हैं कि इसके थ्रू कभी कभी डिजीज़ भी स्प्रेड कर सकता है, और इसके साथ कभी कभी हम लोग का सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ये कौन कर रहा है, फॉरेस्ट और क्वारंटीन डिपार्टमेंट्स का ये इश्यूज़ है। प्लांट टिश्यू कल्चर को अगर इंडिया में देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है क्या, NCSTCP, यानी कि नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स। किस पर्पज़ के लिए, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल्स। तो प्रोडक्शन और बोथ डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू कल्चर प्लांट्स का कौन करता है, NCSTCP, यानी कि नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स। और NCSTCP इसको इम्प्लीमेंट करता है कौन, DBT 2006 से, और ये गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन अंडर सीड्स एक्ट 1966 के अंदर में आता है। अभी तक में अराउंड 80 मिलियन टिश्यू कल्चर प्लांट्स को सर्टिफाई किया गया जा चुका है इस सिस्टम के थ्रू, और अपेडा जो है वो रन कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। तो ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है वो हेल्प कर रहा है लेबोरेटरीज़ को, ताकि लेबोरेटरीज़ अपग्रेड कर सकें खुद को और प्रोड्यूस कर सकें एक्सपोर्ट क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सपोर्ट क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट, एक्सपोर्ट क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट
होता है क्योंकि कंट्रीज़ का स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ का। तो ये वाला पॉइंट आया था ना, हार्मोनाइज सिस्टम कोड। तो ये जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्वालिटी जो है इन ट्यून होना चाहिए विद HS सिस्टम, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल इन इंडिया। तो क्या है भाई पोटेंशियल इन इंडिया? तो इंडिया इज़ bestowed with knowledge, biotech experts with vast tissue culture experience as well as with a low cost labor force to help produce export oriented quality planting material। तो इंडिया के पास पोटेंशियल तो है, जहाँ तक बात करें नॉलेज का या बायोटेक एक्सपर्ट्स का या एक्सपीरियंस का, ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो ये सारा फैक्टर्स जो है इंडिया को एक पोटेंशियल ग्लोबल सप्लायर की तरह बनाता तो है। अब है जब द टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में बता रहा है, जैसे कि नीदरलैंड्स हो गया, USA, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केन्या, सेनेगल, इथियोपिया और नेपाल। ये सारी कंट्रीज़ इंपोर्ट कर रहा है टिश्यू कल्चर प्लांट्स फ्रॉम इंडिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि USA हो गए या इटली हो गए या कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इन सब का नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को। तो ये एक फेवरेबल पॉइंट है इंडिया के लिए। 2020-2021 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था टिश्यू कल्चर प्लांट्स और वो मॉनेटरीली स्टूड किया था एट $17.17 मिलियन, इसके साथ में विद नीदरलैंड्स, और ये अकाउंट कर रहा था फॉर